हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टॉप जी के स्टडी में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए बायोलॉजी के टॉप 60 प्लस क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जो आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप करे देखते रहें। और ये वीडियो आपके लिए छोटी सी ही रहेगी, लेकिन आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर देखें। तो शुरू करते हैं वीडियो को प्रश्न नंबर 1 से। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित में किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? निम्नलिखित में किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के द्वारा दूध खट्टा होता है। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होता है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी? तो सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा इवानोवस्की ने। इवानोवस्की ने सबसे पहले वायरस की खोज की थी। अगला प्रश्न है, चेचक के लिए टीके का विकास किसने किया था? चेचक के लिए टीके का विकास किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एडवर्ड जेनर ने। किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दूध को दही के रूप में जमने का कारण क्या है? तो दूध के दही के रूप में जमने का कारण है ऑप्शन नंबर ए, लैक्टोबैसिलस। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन स्वपोषी होता है? निम्न में से कौन स्वपोषी होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शैवाल। शैवाल स्वपोषी होता है। अगला प्रश्न है, टिक्का रोग किसमें होता है? टिक्का रोग किसमें होता है? तो क्या होगा इसका आंसर? क्या हो जाएगा? टिक्का रोग किसमें होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मूंगफली में। मूंगफली में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, एचआईवी द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? एचआईवी द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा आतशक। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आतशक रोग एचआईवी द्वारा होने वाला रोग है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु या वायरस के कारण होता है? विषाणु या वायरस के कारण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चेचक। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चेचक वायरस के कारण होता है। अगला प्रश्न है, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है? तो किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लेमिनेरिया आयोडीन। लेमिनेरिया आयोडीन से प्राप्त होती है। किससे? लेमिनेरिया शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है किससे होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वायरस से। हाइड्रोफोबिया रोग वायरस से होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं होते हैं? निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा वायरस में। विषाणु में एंजाइम नहीं होते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, कुत्ते के काटने से जिस विषाणु या वायरस के द्वारा घात रोग होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहेंगे? जो कुत्ते के काटने से वायरस के द्वारा रोग होता है उसे कहेंगे ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, हाइड्रोफोबिया। कुत्ते के काटने से वायरस के द्वारा जो रोग होता है उसे हाइड्रोफोबिया कहते हैं। अगला प्रश्न, सार्स क्या है? सार्स क्या है? सार्स क्या है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, विषाणु जनित रोग। विषाणु जनित रोग। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, विषाणु जनित रोग। अगला प्रश्न है, विषाणु जनित रोग के बाद अगला प्रश्न है, खसरा निम्नलिखित में से संक्रमण के कारण होता है। तो किस्म के संक्रमण के कारण होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विषाणु के कारण। खसरा रोग विषाणु के कारण होता है, विषाणु के संक्रमण के कारण। अगला प्रश्न है, आलू में मोज़ेक रोग का कारक क्या है? आलू में मोज़ेक रोग के कारक का तत्व क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विषाणु। ऑप्शन डी, विषाणु। आलू में मोज़ेक रोग का कारक तत्व है वायरस। अगला प्रश्न है, जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? ऑप्शन ए, वायरस के कारण। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेल्यूलोज की। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज की। और आप कमेंट करें कि कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है?
अगला प्रश्न है कैल्प प्राप्त होता है, कैल्प प्राप्त होता है, कैल्प कहाँ से प्राप्त होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्री शैवालों से, समुद्री शैवालों से। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, कैल्प समुद्री शैवालों से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, लाल सागर का लाल रंग, लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, शैवाल। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। लाल सागर में जो लाल रंग होता है वो शैवाल की उपस्थिति के कारण होता है। अगला प्रश्न है, अगर अगर किससे प्राप्त होता है? अगर अगर रोग किससे प्राप्त होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शैवालों से। किससे? शैवालों से। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है? अभी मैंने आपसे पूछा था कवकों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, तो क्या कहलाती है जो कवकों का अध्ययन किया जाता है उसको, उस शाखा को बोलते हैं ऑप्शन बी, माइकोलॉजी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, माइकोलॉजी। क्या बोलते हैं उसको? माइकोलॉजी। कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी और शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी। ठीक है। अगला प्रश्न है, कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, काइटिन व हेमी सेलुलोज की, काइटिन व हेमी सेलुलोज की। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कवकों की कोशिका भित्ति बनी होती है काइटिन की, और अब पूछे शैवालों की कोशिका भित्ति तो वो बनी होती है कि सेलुलोज की। किसकी? सेलुलोज की। अगला प्रश्न है, सभी कवक सदैव होते हैं, तो सभी कवक सदैव क्या होते हैं? क्या होते हैं? तो क्या होते हैं वो? विविधपोषी। सभी कवक हमेशा विविधपोषी होते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, कोर्टिकोलस। कोर्टिकोलस क्या कहलाते हैं? कोर्टिकोलस। ऑप्शन बी, कोर्टिकोलस। अगला प्रश्न है, गोबर पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? गोबर पर उगने वाले कवक को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोप्रोफिलस। कोप्रोफिलस। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है? निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कवक में। कवकों में क्लोरोफिल नहीं होता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेक्सिकोल्स। सेक्सिकोल्स। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, सेक्सिकोल्स। अगला प्रश्न है, जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा इंडोकार्बन। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, इंडोकार्बन लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं जापान में लोग। अगला प्रश्न, मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? तो मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, परमेलिया लाइकेन। किससे? परमेलिया लाइकेन। मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से? परमेलिया लाइकेन से। अगला प्रश्न, बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न होती है? बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टेरिडोफाइट्स। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न होती है? टेरिडोफाइट्स में। अगला प्रश्न है, एजोला है एक, एजोला है एक, एजोला एक क्या है? एजोला क्या है? तो एजोला एक जलीय फर्न है। क्या है? जलीय फर्न। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, जलीय फर्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एजोला को। किसे? एजोला को। एजोला को उर्वरक के रूप में प्राप्त या फिर प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाए जाते हैं? तो सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए, टेरिडोफाइट्स में। किसमें? टेरिडोफाइट्स में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए, टेरिडोफाइट्स में। अगला प्रश्न है, किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं
परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं, ठीक है ना। ये बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं? जिम्नोस्पर्म। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है। तो सिल्वीकल्चर के अंदर किसका वर्णन होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शैवालों के संवर्धन का। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की शाखा के अंतर्गत शैवालों के संवर्धन का वर्णन किया जाता है। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है किसके द्वारा संश्लेषित होती है? प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है किसके द्वारा संश्लेषित होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुक्त राइबोसोम द्वारा। मुक्त राइबोसोम द्वारा, मुक्त राइबोसोम द्वारा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है। निम्न में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से फैलता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, चेचक। चेचक बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, चेचक बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है। अगला प्रश्न है, मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे से किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती हैं? मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे से किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ों को क्या कहते हैं? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अपस्थानिक मूल। क्या हो जाएगा? अपस्थानिक मूल। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती हैं? मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती हैं? इसका आंसर होगा मूसला जड़ें। क्या कहलाती हैं? मूसला जड़ें। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, श्वसन मूल मिलती है। श्वसन मूल मिलती है, श्वसन मूल कहाँ पर मिलती है? कहाँ पर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जूसिया में। जूसिया में, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक जड़ नहीं है? निम्न में से कौन सी एक जड़ नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आलू। आलू एक जड़ नहीं है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। आलू एक जड़ नहीं है। अगला प्रश्न है, अब स्तंभ मूल पाई जाती है। अब स्तंभ मूल कहाँ पर पाई जाती है? ऑप्शन है इसका ऑप्शन है ए, गन्ने में। अब स्तंभ मूल पाई जाती है गन्ने में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, जड़ें विकसित होती हैं। जड़ें विकसित होती हैं, कहाँ से विकसित होती हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मूलांकुर से। ऑप्शन नंबर डी, मूलांकुर से। जड़ें विकसित होती हैं मूलांकुर से। गाजर है एक, गाजर है एक। गाजर क्या है? गाजर एक जड़ है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, गाजर एक जड़ है। गाजर है एक जड़। बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती हैं? बरगद के पेड़ से जो जड़ें लटकी होती हैं ना मोटी वाली, उन मोटी जड़ों को क्या बोलते हैं? इसका आंसर हो जाएगा स्तंभ मूल। क्या हो जाएगा? स्तंभ मूल। स्तंभ मूल बोलते हैं उन जड़ों को, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, पेड़ में निम्नलिखित में से कौन सा हमेशा रहता है? इनमें से चार चीज़ों में से कौन सी चीज़ है जो पेड़ में हमेशा रहती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेड़ में जड़ हमेशा रहती है। क्योंकि फिर वो जड़ अगर ख़त्म हो गई तो पेड़ ही खत्म हो जाएगा। तो पेड़ में हमेशा रहने वाली चीज़ है जड़। क्या है? जड़। अगला प्रश्न है, आलू का खाने योग्य भाग क्या होता है? आलू का खाने योग्य भाग क्या होता है? उससे क्या बोलते हैं? तना। क्या बोलते हैं? तना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आलू का खाने योग्य भाग होता है तना। अगला प्रश्न है, नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य होता है। नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य होता है, क्या होता है? ऑप्शन ए, पर्णकाय स्तंभ द्वारा। नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य किसके द्वारा होता है? पर्णकाय स्तंभ द्वारा। पर्णकाय स्तंभ द्वारा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक तना है? निम्नलिखित में कौन एक तना है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आलू। तो आलू क्या है? आलू एक तना है। ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पूछा जाता है आलू क्या है? आलू एक जड़ है, तना है, या फिर क्या इसके बारे में? तो आलू क्या है? एक तना। और गाजर, मूली, ये क्या है? जड़ें। क्या है? जड़। अगला प्रश्न है, आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है जिससे कहा जाता है। आलू जो भूमिगत रूपांतरित तना होता है उसे क्या कहते हैं?
तो उसको बोलते हैं ऑप्शन नंबर डी कंद। क्या बोलते हैं? कंद। क्या? कंद। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हल्दी के पौधों का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? हल्दी के पौधों का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रकंद। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है प्रकंद। हल्दी के पौधों का खाने योग्य हिस्सा होता है प्रकंद। अगला प्रश्न है अदरक क्या है? तो अदरक क्या है? अदरक है एक राइजोम। अदरक है एक राइजोम। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, अदरक एक राइजोम है। अगला प्रश्न है प्याज किसका परिवर्तित रूप है? प्याज किसका परिवर्तित रूप है? तो इसका आंसर हो जाएगा तने का। प्याज एक तने का परिवर्तित रूप है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, प्याज एक तने का रूप है। अगला प्रश्न है वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते क्या कहलाते हैं? तो वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए क्रिप्टोगेम्स। ऑप्शन ए क्रिप्टोगेम्स। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है क्रिप्टोगेम्स। क्या कहलाते हैं? क्रिप्टोगेम्स। संसार का सबसे बड़ा पुष्प किसके द्वारा उत्पन्न होता है? संसार का सबसे बड़ा पुष्प किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रेफ्लिसिया। क्या? रेफ्लिसिया। सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? रेफ्लिसिया। कौन सा? रेफ्लिसिया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? तो इसमें से आंसर कमेंट करें। सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? आंसर कमेंट करो। इसका आंसर जल्दी से कमेंट करके बताओ कि संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है। ऑप्शन है वुल्फिया, कमल, गुलाब या रेफ्लिसिया। जल्दी से कमेंट करके बताना। अगला प्रश्न है जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पुष्प। क्या है? पुष्प। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? पुष्प। देखते हैं अगला प्रश्न है कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जिंकगो। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए जिंकगो। कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? अगला प्रश्न है दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफेड्रिन किससे प्राप्त की जाती है? दमा एवं खांसी में जो रोगों में काम आने वाली औषधि है वो इसका नाम इफेड्रिन है। ये किससे प्राप्त की जाती है? तो ये इसके ऑप्शन है। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मैंने जो भी आपसे क्वेश्चंस पूछे हैं उनका आंसर बताना। अगली वीडियो में आपसे ज़रूर मिलेंगे और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लाता रहूँगा, इसलिए वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अगर कोई भी गलती आपको क्वेश्चन में लगे तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तो इसका आंसर और बताता हूँ। इसका आंसर क्या होगा ये आप कमेंट कर देना, ठीक है। दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफेड्रिन किससे प्राप्त की जाती है? तो इसका आंसर आप कमेंट कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं फिर।